साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आपने देखा था कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दी गई थी और रीजनिंग की क्लासेस में आपने देखा था कि घड़ी का चैप्टर चल रहा था। तो अब घड़ी के चैप्टर में अभी मैंने आपको 3 वीडियोस दे दी गई हैं, तो जिस कारण से अब थोड़ा सा हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। और मैंने कहा था कि आपको मैं हिंदी की भी क्लासेस दूंगा, उत्तराखंड की दूंगा, जीएस की दूंगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ वो अब हिंदी की क्लासेस शुरू करें। हिंदी की क्लासेस में अब आपने देखा होगा कि हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, तो जिस कारण से हिंदी को भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि हिंदी को कैसे हम समझें। अब हिंदी एक तो ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक उठाओ और उसको बता दो, लेकिन उस टॉपिक से वैसे में पढ़ने का मजा नहीं आता। और पढ़ना कैसा होता है, एक उसके बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हमें उसको पढ़ना होता है। तो हिंदी की भी क्लास में एक जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ और आपके टॉप लेवल तक जाएंगे। तो इस वजह से आप देखते हैं कि हम हिंदी की आज से क्लासेस मैंने शुरू कर दी गई हैं। तो हिंदी की क्लासेस में आता है आपका सबसे पहले हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। अब सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय में। जब ऐसी कंडीशन आती है और हमें हिंदी को सीखना होता है तो कैसे उसको सीखना है, तो ये एक जीरो लेवल है, जीरो से हमें उठकर चलना होता है। तो हमने कोई भी टॉपिक उठाया, उसको सॉल्व कर दिया, तो उसमें कोई भी उतना ना हमें सीखने में हमें पता चलेगा, ना कुछ उसका बेस पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें चलना होता है। तो आपने देखा कि हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय में, तो सबसे पहले हम आते हैं भाषा पे। तो भाषा क्या है? तो भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना है, भास धातु से। भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है। तो इसमें आपने देखा होगा कि भास धातु से बना है, और जो ये भास धातु, ये भास शब्द है, इस भास शब्द का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है, विचार प्रकट। अब हम सबसे पहले हमने देखा भाषा। तो भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना शब्द है। तो भास जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब विचार तो हम अपना प्रकट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि भाषा होती क्या है? भाषा होती क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम, देखो, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यही तो हमारी भाषा है। तो आपने देखा कि भाषा जो होती है वो भाषा, मतलब हम जब तक अपने जो विचार हैं या अपने जो हमारे भाव हैं उनका जब तक हम आदान प्रदान, मतलब किसी दूसरे से नहीं करेंगे, तब तक वो समझेगा क्या कि भाषा क्या होती है। तो भाषा में क्या होता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम, यही एक ऐसा माध्यम है जो हम या दूसरा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो आपने देख लिया कि हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय में, तो सबसे पहले आपकी भाषा आया। तो क्वेश्चन बना, भाषा जो शब्द बना है वो कहां से आया, ये किससे बना है? तो भाषा शब्द आपका भास धातु से बना है, नंबर ही, ठीक है। और भास धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विचार प्रकट करना, नंबर 2। भाषा है क्या?
तो भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम भी बोल सकते हो, आप इसको साधन भी बोल सकते हो, माध्यम भी बोल सकते हो, जो हम माध्यम है जिससे हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान मतलब लेन देन करते हैं, वही भाषा है। तो आपका ये सबसे पहले ये हिंदी का 0 लेवल है, तो यहां से हमने चलना है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम भाषा की विशेषताएं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं भाषा की विशेषताओं में। तो भाषा की विशेषताएं होती क्या है? भाषा की विशेषताएं, ठीक, भाषा की विशेषताएं, ठीक। अब भाषा की विशेषताएं होती क्या है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। नंबर 1, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब आप बोलोगे भाषा अर्जित संपत्ति क्या है? व्यक्ति में जो बोलने की जो योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। आपने देखा किसी भी व्यक्ति में, कोई भी इंसान है, उसमें जो बोलने की योग्यता होगी वो होगी आपकी जन्मजात। लेकिन बोलना क्या है, कैसे, कहां पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बातों का आदान प्रदान करना है, कैसे हम अपनी भाषा को या अपनी बोली को दूसरे तक पहुंचाएं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बोलना क्या है, कैसे बोलना है, ये सब चीजें आती है। जन्मजात तो है, लेकिन हमें बोलना क्या होता है समाज में, तो ये सारी चीजें हम समाज में सीखते हैं। जब हम समाज के अंदर जाते हैं तो वहां सीखते हैं कि यार हमने बोलना क्या है, कैसे प्रकार से भाषा का उच्चारण करना है, समाज के अंतर्गत इन चीजों को सीखते हैं, तभी जाके बोलते हैं भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। उसको जितना उसको हम क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, वही हमारी क्या बन जाती है, एक संपत्ति बनती है। सीखने का मतलब, ठीक है, समाज में हम सीखते हैं। बोलने की कला तो जन्मजात है, बोलने की कला तो जन्मजात है, लेकिन उसकी समाज में किस प्रकार से हमें उसको बोलना है, उच्चारण करना है, तो वो आपका क्या है, हमको समाज से ही सीखना होता है, कैसे करके आपका आदान। अब इसी में दूसरा जो आता है, अनुकरण द्वारा प्राप्त करना। अनुकरण द्वारा प्राप्त करना। अब अनुकरण क्या है? अब आपने देखा होगा जो अनुकरण होता है उसमें, अनुकरण से मतलब हमें ये होता है कि हमने कैसे करके किन चीजों का दोहराव किया है। अब आपने देखा होगा जैसे जब स्कूलों में बच्चे जो होते थे वो देखते थे कि 4-5 बच्चे हैं और आगे से प्रार्थना को बोलते थे और फिर जो बच्चे दोहराते थे वही दोहराव, मतलब जैसे हमारे घरों में जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब 1-1.5-2 साल का होता है तो उसको सिखाया जाता है, उसको बोलना है कि जैसे दादा बोलोगे तो वो दादा बोल रहे हैं, या मम्मी बोल रहे हैं, या पापा बोलो पापा बोल रहे हैं। तो मतलब उसको सिखाना और उसी का दोहराव जब बच्चा करे, या आपने देखा स्कूलों में जब 4-5 बच्चे आगे से प्रार्थना बोलेंगे और उसी का दोहराव अन्य बच्चे करते हैं, सेम टू सेम उसी को बोलना, तो वो आपका अनुकरण होता है। अनुकरण के द्वारा हमने भाषा को सीखना, मतलब उसी का दोहराव। तो सबसे ज्यादा जो अनुकरण, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्न में से भाषा का कौन सा रूप है जब माता बच्चे को बोलना सिखाती है, तो वो हमारा भाषा का जो रूप है वो अनुकरण के द्वारा ही माता या आगे से 4-5 बच्चे प्रार्थना बोल रहे हैं, फिर पीछे तब वही बच्चे उस प्रार्थना का दोहराव कर रहे हैं, तो वो आपका अनुकरण है। तो ये आपका अनुकरण होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने अनुकरण द्वारा देखा, तो आपने अब भाषा जो है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। नंबर 3, भाषा का अंतिम स्वरूप
नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? तो आपने देखा कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जो विकास हुआ था 1000 ईस्वी में हुआ था, 1000 ईस्वी से हुआ था आज तक। तो ऐसा नहीं कि हमने यार 1000 ईस्वी में जब इसका विकास हुआ वही शब्द आज भी है, उस समय थे और आज भी हम वही नहीं। भाषा का निरंतर क्या है, मतलब वो आज अलग है, कल अलग है, और निरंतर उसका स्वरूप क्या हो रहा है, मतलब अंतिम कोई भी स्वरूप नहीं है। तो इसीलिए जो तीसरी कंडीशन आई कि भाषा निरंतर चलती, उसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है, कि वहां पे मतलब 1000 ईस्वी हमने जो सीखा था वो आज ही चल रहा है, आज तक भी चल रहा है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि भाषा का जो है अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा जो है आपकी चौथी जो कंडीशन आती है वो होती है, भाषा क्या है आपकी, भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, मतलब परिवर्तन होती रहती है, तो इसीलिए इसको बोला गया है भाषा क्या है आपकी परिवर्तनशील होती है। मानक वर्ण इस पे चलते रहते हैं, आपने देखा होगा। अभी हम वर्ण में पढ़ेंगे तो वर्ण में उससे आगे पढ़ेंगे। अब भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है। मतलब भाषा का जो स्वरूप होता है वो कठिन से सरल की तरफ होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाषा कैसी है, तो उस हिसाब हमने भाषा के बारे में सीखा। अब आगे बढ़ जाते हैं। भाषा को बोलने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्य। भाषा को बोलने के लिए अब क्या होता है, आपने देखा कि जो भाषा होती है उसको बोलने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अब भाषा को सीखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। भाषा को सीखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 होता है आपका जिज्ञासा, नंबर 2 होता है आपका अनुकरण, और नंबर 3 होता है आपका अभ्यास। तो भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, भाषा को सीखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 आपका जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब आपने देखा कि मतलब बोलने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, जिज्ञासा है, अनुकरण है और अभ्यास है। अब आपने देखा, और ये जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। जब तक आप कोई भी चीज को जानने की इच्छा नहीं करोगे तो तब तक वो आप नहीं समझ सकते हो। तो हमने क्या जानना है, क्या सीखना है, तो वो जिज्ञासा के अंतर्गत आ जाता है। अनुकरण वही दोहराना, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अनुकरण के द्वारा। अभ्यास जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी अभ्यास करते रहोगे, ठीक है, पढ़ते रहोगे तो अभ्यास के द्वारा ही ये हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। अब आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति में भाषा का विकास किस क्रम में होता है। एक व्यक्ति में भाषा का विकास किस क्रम में होता है। एक व्यक्ति में जो है भाषा का विकास किस क्रम में होता है। एक व्यक्ति में भाषा का विकास किस क्रम में होता है, बताओ आप। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति में जो भाषा का विकास होगा वो किस क्रम में होगा। तो आपने देखा कि भाषा का जो विकास होता है वो होता है 4 क्रम में। 4 क्रम में होता है। सुनना, नंबर 2 होता है बोलना,
नंबर 3 होता है पढ़ना, और नंबर 4 होता है लिखना। किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास इन 4 तत्वों से होता है, जिसे बोलते हैं भाषा का कौशल। भाषा का कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति में जो भाषा का विकास होगा इन 4 तत्वों से होगा। पहले सुनना है, फिर क्या बोलना है, फिर उसको पढ़ना, फिर उसको लिखना। तो ये आपको भाषा के तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, भाषा के कौशल रूप या भाषा की कौशल रूप भी बोलते हैं, इसके भाषा के कौशल रूप भी बोलते हैं। ठीक है, या तो व्यक्ति में विकास किस क्रम में होता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये भाषा की कौशल रूप में के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एक व्यक्ति में भाषा का विकास किस क्रम में होता है, ये चीजें हमारी समझ में आ गई। अब आप इसको देखना तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद चलते हैं भाषा के प्रकार। उसके बाद चलते हैं हम भाषा के प्रकार में। भाषा के प्रकार, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से होते हैं? अब आपने देखा होगा, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है आपका लिखित, और तीसरा होता है आपका सांकेतिक। तो ऐसे करके आपने देखा। हम चलते हैं भाषा के प्रकार में। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब मौखिक क्या होता है? आपने बोलना है और जो दूसरा व्यक्ति है वो सुनकर, आपने जो बोला दूसरे व्यक्ति ने सुनकर उसको ग्रहण किया। आपने जो बोला और दूसरे व्यक्ति ने सुनकर वो ग्रहण किया, तो वो मौखिक है। लिखित, आपने लिखा, लिखना और उसको पढ़कर, आपने तो जो लिखा और दूसरे व्यक्ति ने पढ़कर उसको ग्रहण किया, तो वो आपका लिखित आता है। अब आता है सांकेतिक। तो सांकेतिक इशारे, इशारों में आपको बताना। आपने देखा होगा कि जैसे जब इशारों में मैं बोलूं कि जैसे अब क्रिकेट में अंपायर अगर आउट जब हो जाता है खिलाड़ी, तो अंपायर ऐसा नहीं बोलता कि आउट हो गया, वो केवल इशारे करके एक उंगली खड़ी कर देता है। तो जिसको बोलते हैं इशारों में अपनी भाषा को बताना, तो वो उसमें क्या हो जाता है, केवल इशारों में। तो जहां पे भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, अंपायर के द्वारा अपनी एक उंगली को खड़ा करना, कौन सा इशारा, कौन सी भाषा का कौन सा स्वरूप है, वही आपका क्या है, सांकेतिक। या ट्रैफिक पुलिस में, ट्रैफिक में देखा होगा आपने, जब ट्रैफिक चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का कर्मचारी जब वहां पे इशारों के द्वारा जाने के लिए या रुकने के लिए बोलता है, तो केवल इशारे में ही बोलता है, तो वही आपका सांकेतिक, भाषा का सांकेतिक रूप होता है। अब आपने देखा होगा ये चीजें हमारी क्या आ गई, भाषा के प्रकार के अंतर्गत मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया गया है। फिर भी अगर आपके समझ में ना आए, वैसे तो आ गया होगा क्योंकि बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। तो साथियों, कैसे लगी आपको मेरी क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। आपके एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।